और फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी जानना ज़रूरी है और मेरे सीएसएस और कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट्स के लिए तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हिस्ट्री ऑफ चाइना क्या है। अब मैं हिस्ट्री ऑफ चाइना के अंदर क्या बताने वाला हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं हिस्ट्री ऑफ चाइना के अंदर क्या बताऊंगा। मैं हिस्ट्री ऑफ चाइना के अंदर आपको मॉडर्न हिस्ट्री बताऊंगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा पीछे से नहीं बताऊंगा। मैं आपको तकरीबन पिछले 500 साल की चाइना की हिस्ट्री जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस हिस्से को चुना है। और इसके साथ साथ फिर मैं आपको बताऊंगा कि चाइना के अंदर मॉडर्न एरा के अंदर जो दो रेवोल्यूशंस हुए, एक 1911 और 1912 का रेवोल्यूशन, और उसके बाद जो माओ ज़ेडोंग जो रेवोल्यूशन लेके आए, या उसको सिविल वॉर आप कह लें, वो दोनों रेवोल्यूशन। इसके अलावा एक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर क्या फ़र्क है, ताइवान का क्या स्टेटस है चाइना के साथ। और उसके साथ साथ फिर जो है वो मैं आपको मॉडर्न यानी कि रीसेंट पास्ट के अंदर 2000 और 2010 2020 चाइना क्या किस तरीके से ग्रो कर रहा है, इस वक्त कहाँ पे, पाकिस्तान के साथ इसके क्या ताल्लुक आते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो मैं इससे जुड़ी तमाम छोटी मोटी बातें जो है वो जो इसके साथ कनेक्ट करूँगा, और यूँ आपकी चाइना के हवाले से एक बहुत ही अच्छी नॉलेज अपग्रेड हो जाएगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ा, ब्लॉग्स नौफल एकेडमी। ये मेरे जो है वो मेन टॉपिक्स हैं कि व्हाट इज़ द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ 500 ईयर्स ऑफ चाइना। इसके साथ साथ मैं आपको जो है वो चाइना के 3 बहुत ही जो मोस्ट इफ़ेक्टिव पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में, यानी कि माओ ज़ेडोंग, इसके साथ साथ डेंग ज़ाओपिंग और जो है वो जी जिनपिंग के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ जो है वो 1911-12 का रेवोल्यूशन, और उसके बाद जो है वो सिविल वॉर जो 1927 से 1949 तक रही, और 1949 के बाद जो है वो आज का मॉडर्न चाइना का क़याम होता है, उसके बारे में बताऊंगा। नैनकिंग मसाक्यर क्या है और इसका क्या इस हिस्ट्री में लेना देना है, नैनकिंग मसाक्यर, वो भी हम देखेंगे। 8 ईयर्स ऑफ सीनो जापान वार को देखेंगे, और उसके साथ माओ ज़ेडोंग, डेंग ज़ाओपिंग और जी जिनपिंग को भी देखेंगे। मैं मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग्स नौफल एकेडमी। चलिए जी आगे चलते हैं। देखिए, जोग्राफिकली चाइना जो है वो सिचुएट करता है एशिया के अंदर, और इसका जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो पैसिफिक ओशियन की कोस्टल लाइन है। ठीक है जी। इसके साथ 14 ममालिक हैं जिसका के जो है वो बॉर्डर चाइना के साथ मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है कि चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है का बॉर्डर के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी। तो कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है, रशिया है आज का, मंगोलिया, काज़किस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम के साथ इसके बॉर्डर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो है वो मैरीटाइम बॉर्डर यानी कि समंदरी रास्ते से भी चाइना जो है वो जापान, साउथ कोरिया और फिलीपीन के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। तो अगर हम ये कहें कि 17 इस तरह से कंट्रीज़ बन जाते हैं तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा चाइना इज़ द 4th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। तो एरिया के हिसाब से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, जिसकी कि 95 जो इसकी जो बनती है, इसकी जो रकबा बनता है वो 95,96,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि चौथा लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया का। बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है वो चाइना की है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लेते हैं कि लास्ट डायनेस्टी वॉज किंग डायनेस्टी, हैड बिन रूलिंग सिंस 1644 टू 1912। तो 1912 के अंदर जो है इस डायनेस्टी का, या यूँ कह लीजिए कि जो चाइना के अंदर जो इम्पीरियलिज़म है उसका ख़ात्मा 1912 के अंदर होता है, और ये 1644 से 1912 तक जो है वो आखिरी डायनेस्टी जिसने कि चाइना के अंदर हुकूमत की। इसके बाद पहला रेवोल्यूशन आता है, फर्स्ट रेवोल्यूशन कहलाता है, इसको 1911 का रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसके अलावा जिन हाई रेवोल्यूशन भी इसको कहलाता है, जिसने कि चाइना के अंदर से बादशाह को ख़त्म किया। और इसके लीडर्स जो थे रेवोल्यूशन के, KMT पार्टी कहलाती है, जिसको हम क्यूमिनटैंग पार्टी भी कहते हैं, और आल्सो नोन एज चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी। इसको आप इंग्लिश के अंदर चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इसी नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इसके जो मेजर लीडर्स है, सुन याट सैन, और इसके साथ साथ हांग जेंग जो है वो ये इसके इस KMT पार्टी के लीडर्स थे। और इन्होंने जो ये रेवोल्यूशन बर्पा किया वो लास्ट एम्परर था किंग डायनेस्टी का, पुई इसका नाम था। जो इसको प्रोनाउंसिएशन आप कर सकें सही वो आप कर लीजिएगा, जेंटोंग भी इसको कहते हैं। और इसके ख़िलाफ़ जो है वो ये चाइनीज़ रेवोल्यूशन बर्पा हुआ। आखिरी एम्परर जिसका नाम जेंटैंग या पोए कह लें आप, ये इसका नाम था। और इनकी जो 1911 का जो रेवोल्यूशन था, इसके अंदर जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे वो सुन याट सैन और हांग जिंग थे। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
इसके इन द रिजल्ट ऑफ 1911 रेवोल्यूशन आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो क्रिएट होती है, यानी कि इसके बाद जो गवर्नमेंट बनती है 1912 के अंदर, उसको चाइना का नया नाम होता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइनीज रेवोल्यूशनरी लाइन्स गॉट द सक्सेस एंड मेक द गवर्नमेंट सिंस 1912 टू 1949। तो 1912 से 1949 तक यहाँ पे जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी का जो है वो हुक्मरानी रही और डेमोक्रेसी रही यहाँ पे। और ये एक समझ लीजिए कि ये नॉन कम्युनिस्ट जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री आप कह सकते हैं किसी हद तक, जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना रहा। ठीक है जी। और ये 1912 से 1949 तक ये इसका एरा आता है, इसको आरओसी भी कहते हैं। द सिविल वॉर चाइना लीड डिवाइडेड इनटू 2 चैप्टर्स। अब जगह इसके बाद सिविल वॉर जो है वो 1927 से ही लग जाती है, यानी कि वैसे तो 1912 से लेकर 1949 तक केएमटी पार्टी यानी कि नेशनलिस्ट जो है वो हुक्मरानी करते रहे चाइना के अंदर, लेकिन जो है वो 1927 के बाद से ऑनवर्ड जो है वहाँ पे एक और सिविल वॉर लग गई, यानी कि लोग आपस में ही लड़ गए, आपस में चाइनीज़ जो है वो लड़ते रहे। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि ये हिस्सा जो है वो चाइनीज़ वॉर का, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके समझते हैं। पहला जो है वो पार्ट 1 कह लीजिए, जो 1927 से 1937 तक रहा, जिसके अंदर सीसीपी डिफीटेड, यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ये माओ ज़ेडोंग वाली जो पार्टी है, ये इसको शिकस्त होती है और 1927 से 1937 तक इसको शिकस्त का सामना होता है। और नेशनलिस्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के तौर पे और चाइना के अंदर जो है वो अपनी गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांगली जो है वो इम्पोज करने में कामयाब रहते हैं। इस अरसे में बहुत सारी सिविल वॉर्स, छोटी छोटी झड़पें होती रहती हैं, लेकिन इसमें माओ ज़ेडोंग वाली पार्टी यानी कि सीसीपी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो उसको एज सच जो है वो कोई खातिर खा फ़ायदा नज़र नहीं आता, ना वो जो है वो कोई खातिर खा जो है वो मुल्क के अंदर अपना स्टेटस बना पाती है। इसका जो दूसरा फेस है सिविल वॉर का, वो 1937 से 1945 का है। इसके अंदर सीसीपी जो है उसको केएमटी, ये जो केएमटी है ये कौन सी पार्टी है? ये वो चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी है और इसके वर्सेस कौन है? सीसीपी यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है जी। तो ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अब 1937 के बाद से 1945 तक पावर गेन कर रही है। माओ ज़ेडोंग वाली जो पार्टी है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग हो रही है अगेंस्ट किसके? नेशनलिस्ट के। नेशनलिस्ट कौन है? ये वो लोग हैं जो 1912 से 1949 तक बहरहाल चाइना के ऊपर हुकूमत करते रहे और उस वक्त चाइना का नाम क्या बना? आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है जी। अब क्या होता है कि 1937 से माओ ज़ेडोंग वाली पार्टी सीसीपी गेन करनी शुरू कर देती है पावर। ये कैसे हुआ? आखिर जब 1927 से 1937 तक माओ ज़ेडोंग की पार्टी सीसीपी जो है उसको इतनी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली थी, 1937 के बाद कामयाबी मिलना क्यों शुरू हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुनिए। कहता है विद द सीनो जापानीज वॉर द सिविल वॉर आल्सो रिज्यूम्ड इन चाइना एंड आफ्टर जापानीज डिफीट इन वर्ल्ड वॉर टू द सीसीपी गेन्ड द अपर hand in China. The final phase of the war from 1945 to 1949 generally refers to as the Chinese Communist Revolution। ठीक है जी। और यूं जो है वो होता ये है कि 1937 के अंदर जापान चाइना के ऊपर हमला कर देता है। ठीक है जी। और जब जापान चाइना पे हमला करता है तो ये इतना ख़तरनाक था कि वहाँ पे आप याद रखिएगा कि चाइना के अंदर नैनकिंग मसाकर को बहुत ही ज़्यादा याद किया जाता है। चाइनीज़ इसको इस दिन छुट्टी मनाते हैं। ठीक है जी। तो उस ये जो वॉर थी इसको याद करने के लिए छुट्टी मनाते हैं। अब ये इतनी ख़तरनाक वार थी कि इसके अंदर जो है वो लाखों लोगों को जो है वो मार दिया गया और जो है वो लाखों लोगों की जो है वो इज़्ज़त, औरतों की इज़्ज़त जो है वो लूटी गई, बच्चों को कत्ल कर दिया गया, मर्दों को मार दिया गया और यानी कि लोगों के, चाइनीज़ लोगों के मीनार बनाए गए सर काट के। तो ये हालात हुए नैनकिन मसाकर। और करने वाले कौन थे? जापानीज़ थे और जापानीज़ ने जो है वो ऐसा किया। बहरहाल इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि नेशनलिस्ट जो कि हुक्मरानी कर रहे थे ससना में 1912 के बाद से चाइना के अंदर, वो कमज़ोर हो गए और सीसीपी यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं चाइना के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब रहे। तो ये इसका सारा क्रेडिट किसको? माओ ज़ेडोंग को जाता है, जो कि जिन्होंने किसानों के साथ मिलकर जो है ये इनकलाब शुरू किया। इसका आगाज़ जो है वो एक किसानों के इनकलाब के तौर पे होता है कि वार ऑफ लिबरेशन 1949, उसके लीडर जो है वो माओ ज़ेडोंग। और इसके जो है वो अगेंस्ट जो थे नेशनलिस्ट लीडर, वो थे माओ ज़ेडोंग के अगेंस्ट जो थे वो चैंग काई शेक जो है वो इनके अगेंस्ट, यानी कि नेशनलिस्ट पार्टी के जो लीडर थे या चाइना के उस वक़्त के हुक्मरान जो थे वो
चेंग काई शेक थे। और जब चाइना के अंदर रेवोल्यूशन आ जाता है 1949 के अंदर, तो ये साहब जो है वो ताइवान के जो है वो हुक्मरान बन जाते हैं और ताइवान के अंदर चले जाते हैं, जो कि चाइना के पास ही एक छोटा सा ख़ित्ता है खुश्की का, और एक ये आइलैंड है, वहाँ पे ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर उस वक़्त से अब तक जो है वो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जिस पे चाइना का जो है वो दावा है कि ये चाइना का हिस्सा है, लेकिन बहरहाल ताइवान जो है वो एक अलग मुल्क के तौर पे इस वक्त एग्जिस्ट करता है, और ये बहरहाल जो है वो चाइना का ही हिस्सा था। और अब इस वक्त वो ताइवान जो है वो अपने आप को कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसी तरीके से जो ओरिजिनल चाइना है मेनलैंड, वो कहता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये माओ ज़ेडोंग के ज़माने में यानी कि 1949 के अंदर चेंग काई शेक जो है उनको शिकस्त होती है और ये ताइवान में चले जाते हैं। बहरहाल ये दो लीडर्स आपकी समझ में आ गए, ठीक है जी। देखिए, आपको मैंने जैसे कि बताया कि सीनो जापानीज़ वॉर, सीनो का लफ्ज़ चाइना के लिए इस्तेमाल होता है, तो सीनो जापानीज़ वॉर जो है वो होती है, और 13 दिसंबर, ये 1937 से 1945 तक होती है। 13 दिसंबर को चाइना के अंदर नेशनल हॉलीडे मनाई जाती है, सिर्फ किस लिए कि नैनकिंग मसाकर को वो लोग याद करते हैं। चाइना के अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट चाइना के लोगों को ये बात याद दिलाती है कि आपका कितनी बेइज्जती हुई, आपके साथ कितना जुल्म हुआ, और इस चीज़ के जज्बात को बाकायदा भड़काया जाता है चाइना के अंदर, ताकि जो है वो चाइनीज़ आगे बढ़ सकें, चाइना को याद रहे कि चाइना जो है वो कितनी ज़िल्लत का सामना उसको 1937 से 1945 के दौरान हुआ। तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये चाइना की हिस्ट्री के अंदर, नैनकिन मसाकर, आप इसको अलग से भी ज़रूर पढ़िएगा। कहता है कि इस 8 साला वॉर के दौरान में होता क्या है कि चाइना के अंदर एक नया रेवोल्यूशन आने के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, और जिसका फ़ायदा माओ ज़ेडोंग उठाते हैं, ठीक है जी। इस वॉर के अंदर आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है वो 40,000 से लेके 3 लाख चाइनीज़ जो है वो किल हुए, और इतने ही लोगों की जो है वो इज़्ज़त जो है वो लूटी गई, या जो भी आप कह लें उनके साथ रैप हुआ है इतनी औरतों के साथ। और इसको जापानीज़ भी मानते हैं, जापानीज़ तारीखदान जो हैं वो हिस्टोरियंस, वो भी इस बात को मानते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि ये सिर्फ ड्यूरिंग वॉर हुआ, जहाँ जहाँ पे जिस वक्त जंग हो रही थी उस वक्त ऐसा हुआ, बाकी जो है वो ऐसा हर दफ़ा जो है वो हर मसा 8 साल के दौरान में नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी अलमनाक दास्तान है नैनकिंग मसाकर के। और नैनकिंग मसाकर के हवाले से अगर आपको एक किताब में बताऊं तो वो आप पढ़िए ज़रूर, कि इस किताब को जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, द रेप ऑफ नैनकिंग, आयरिस चैंग की लिखी हुई किताब है, और इसको आप ज़रूर पढ़िए, इसके अंदर इसकी पूरी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। याद रहे कि 1945 के अंदर अमेरिका जापान के ऊपर हमला करता है और एटॉमिक बॉम्ब्स जो हैं वो डेटोनेट करता है, गिरा देता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से जापान को एक शिकस्त हो जाती है, और इस वजह से जापान चाइना से निकलने पे मजबूर हो जाता है। और ये चाइना के लिए एक समझ लीजिए गुड ओमेन था कि वो जापान जो कि ये सोच के दाखिल हुआ था चाइना के अंदर कि चाइना को जो है वो तहस-नहस कर देगा, धरती से मिटा देगा, और जैसा कि वो कर भी रहा था। लेकिन जो है वो थैंक्स टू वर्ल्ड वॉर 2 कि चाइना को जो है वो इस वक्त एडवांटेज मिलता है और जापान को शिकस्त हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो इसी पीरियड के अंदर जो है वो आपने देखा कि चाइना के अंदर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्रांग हो जाती है, और नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो यहाँ पे डिफीट खा जाती है। 1949 के अंदर चाइना के अंदर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाता है माओ ज़ेडोंग की सरबराही के अंदर। माओ ज़ेडोंग जो हैं वो 1893 में पैदा हुए, और 1976 तक अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक वो इस पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के जो है वो लीडर थे, और एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी थी। इन्होंने चाइना के अंदर जो है वो किसानों को लेके ये इनकलाब जो है वो स्टार्ट किया। बहरहाल फिर बाद में तो इसकी स्केल जो है बहुत वाइड हो गया था। इसी तरीके से कहता है, यूँ आप देख सकते हैं कि ये चाइना का क़याम होता है, टुडेज़ चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाता है, और ये आप नक्शे में भी इसमें देख सकते हैं इस वक्त का मौजूदा चाइना। और ये जो छोटा सा हिस्सा है ये ताइवान है, जहाँ पे कि रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये पूरा का पूरा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी कि पीआरसी है। और ये जो ब्लू कलर में आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है ये रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसको हम ताइवान भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारा का सारा कहाँ से शुरू हो रहा है? 1911-12 के रेवोल्यूशन के बाद, जिसको जिनहाई रेवोल्यूशन कहते हैं, उसके बाद चाइना जो है वो एक नेशनलिस्ट पार्टी के अंडर रूल आ जाता है। और उसके बाद 1949 के अंदर एक और रेवोल्यूशन आता है, एक और सिविल वॉर के बाद एक और रेवोल्यूशन आता है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कहलाता है। और उस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद चाइना जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो जाता है। और इस दौरान में जो कुछ हुआ मैंने आपको पीछे डिटेल में बताया।
और इस तरीके से जो है वो 1949 के अंदर चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क़याम हो जाता है। अच्छा, माओ ज़ेतोंग की जो पर्सनैलिटी थी वो तो मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो आज का जो मौजूदा चाइना है, अगर वो किसी शख्स का एहसानमंद होना चाहता है तो वो है डेन ज़ाओपिंग। माओ ज़ेतोंग के बाद जो है जो बड़ी पर्सनैलिटी चाइना के अंदर लीडरशिप के तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की के अंदर जो लीडरशिप उभरी वो ये डेन ज़ाओपिंग की थी। और डेन ज़ाओपिंग जो है वो 1978 से 1989 तक जो है वो लीडर रहे पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के। और इन्होंने इनकी जो 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 फार रीचिंग पॉलिसीज़ थी, उन्हीं की वजह से आज चाइना जो है वो इतना बड़ा पावर बनने में कामयाब हुआ है। डेन ज़ाओपिंग के बारे में ही बता दूं कि इनकी जो जो मेन जो पॉलिसी थी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, और उसकी वजह से इनको जो है वो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर आपको एक और जो बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि चाइना के पाकिस्तान से कैसे ताल्लुकात थे। देखिए, जब पाकिस्तान का क़याम हुआ तो उस वक्त आपको पता है कि कश्मीर का इलाका बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड था। तो उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही नहीं शामिल थे, बल्कि चाइना भी इसके अंदर तीसरी पार्टी था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो विजनरी लीडरशिप थी, और उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कि उस वक़्त के फॉरेन मिनिस्टर थे 1960s के अंदर, अयूब रजीम के दौरान, अयूब खान उस वक़्त प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उनकी लीडरशिप में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को शुरू किया। चाइना के साथ जो डिस्प्यूटेड मामले थे उनको सेटल डाउन किया, क्योंकि चाइना कह रहा था कि कुछ इलाके पाकिस्तान के जो हैं वो चाइना के इलाके जिन पे पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो उस वक्त इतने अच्छे हालात नहीं थे चाइना के साथ। बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ जाते हैं चाइना, और सारे के सारे मामलात को रिज़ॉल्व करते हैं। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे चाइना से ताल्लुकात का आगाज़ होता है, और यूँ चाइना से पाकिस्तान के ताल्लुकात बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आज आप देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो इंतहाई करीबी दोस्त हैं। इसके लिए आप यकीन जानिए कि आपको ज़ेड भुट्टो की पर्सनालिटी को जो है वो कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ेगा। तो यूँ जो है 1950s के अंदर पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात थे, फॉरेन रिलेशंस थे, उनका आगाज़ होता है। मॉडर्न चाइना के अंदर आप जानते हैं कि इस वक्त का चाइना जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चाइना है। आज का चाइना जो है वो साफ नज़र आ रहा है कि दुनिया की जो है वो तरक्की याफ्ता तरीन कौमों में से एक कौम है। मार्टिन जैक्विस क्लेम्ड इन हिज बुक इन 2009 व्हेन चाइना रूल्स द वर्ल्ड। ये उनकी किताब का नाम था, मार्टिन जैक्विस की, और उन्होंने 2009 में लिखी थी। इसका मकसद ये था कि उन्होंने कहा था कि 2050 तक चाइना जो है वो जो अमेरिका है उससे 2 डबल साइज़ की इकनॉमी हो जाएगा। ठीक है जी। और 2050 की उन्होंने आउट जो है वो डेडलाइन दी थी। देखें क्या होता है, अभी 2050 आने में टाइम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि चाइना जो है इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट इकनॉमी बन चुका है ऑलरेडी। तो उस वक़्त जब इसने किताब लिखी थी उस वक़्त तो शायद ऐसा मुमकिन होता, इतना ज़्यादा करीब नहीं आ रहा था नज़र, लेकिन अब इसको आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि चाइना के अंदर 3 जो है वो पर्सनैलिटीज़, इनको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। माओ ज़ेतोंग, जिन्होंने कि कम्युनिज़म को चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। कम्युनिज़म आज जो चाइना के अंदर आपको कम्युनिस्ट चाइना नज़र आता है वो माओ ज़ेतोंग की वजह से, उनकी पार्टी की वजह से, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से। और उसके अंदर दूसरे नंबर पे ये शख्सियत जो आपको नज़र आ रही है जिसका नाम डेन ज़ाओपिंग है। और तीसरी शख्सियत जो है वो ये अब मौजूदा जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम जो है वो आप सब जानते हैं, शी जिनपिंग। ये भी एक मोस्ट इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी के तौर पे चाइना के अंदर नज़र आते हैं। ठीक है जी। और यूँ चाइना ने जो है वो ये 1980 के बाद से जो तरक्की की राहों पे सफ़र किया है, उसके अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि कन्फ्यूशस प्रिंसिपल भी जो है वो चाइना के अंदर, आपको पता है चाइना का जो मज़हब है वो सबसे बड़ा मज़हब चाइना के अंदर कन्फ्यूशसिज्म ही है, और लोग वहाँ पे कन्फ्यूशस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तीसरी जो पर्सनालिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1953 में पैदा होने वाला शी जिनपिंग है, जो इस वक्त सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के जो है वो चेयरमैन है, और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट भी हैं, और 2013 से ये प्रेसिडेंट है। और अभी हाल ही में जो है वो चाइना के अंदर एक ऐसा कानून बना है जिसके तहत शी जिनपिंग ताहयात, यानी कि जब तक वो जिंदा है तब तक के लिए वो चाइना के प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है जी।
तो इससे आप उनकी एफिकेसी का अंदाज़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ चाइना के ताल्लुकात, उसका सबूत ये आपको चंद तस्वीर नज़र आ रही है। शायरा कराक्रम ये कोने में, ये चाइना और पाकिस्तान ने मिल के ही इसको बनाया है, शायरा कराक्रम को। कराक्रम कॉरिडोर भी कहला सकती है, कराक्रम हाईवे भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा आपको ये इस वक्त नज़र आ रहा है ये तस्वीर, ये हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला है, और इसके अलावा चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपके सामने। ये सारे के सारे पाकिस्तान और चाइना के कंबाइन एफर्ट्स। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो है एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, जिसको पीएसी कामरा भी कहते हैं, ये पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर मौजूद है, और ये भी चाइना और पाकिस्तान की कंबाइन एफर्ट है। यहाँ पे आज पाकिस्तान JF-17 थंडर खुद से पूरे 100% जो है वो प्रिपेयर कर रहा है, और पाकिस्तान इन जहाज़ों को बेच भी रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात कितने इंपॉर्टेंट हैं। जब चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात आएगी तो 47 बिलियन डॉलर से इस वक्त 69 बिलियन डॉलर्स को टच करने वाला सी पैक का जो मंसूबा है उसको भी आप नहीं भूलें, जो कि एक बेसिकली रोड है, एक रास्ता है, जिसके रास्ते के किनारे पे इंडस्ट्रियल जोन्स बने हुए हैं और बन रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल जोन होगा, जो कि गवादर यानी कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के साहिली पट्टी से स्टार्ट होगा। आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं गवादर, और यहाँ से काशगर जो जिनजियांग सूबा है चाइना का, वहाँ तक ये जाएगा, और यूँ चाइना से पाकिस्तान को जो है वो एक बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी, और गवादर से चाइना को जो है वो लिंक भी कर दिया जाएगा। और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टॉप जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके अंडर द टाइटल जो है वो कंस्ट्रक्ट होंगे। तो आई होप कि ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू।